हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी अहम खबर की बात करेंगे। दिल्ली से बेहद अहम खबर और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर संसद की कार्यवाही का बहिष्कार हुआ है। इंडी गठबंधन बहिष्कार करने का फैसला कर चुका है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। कल से संसद की कार्यवाही जो चल रही है, इसमें इंडी गठबंधन के सांसद जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। जो इंडी गठबंधन में जो दल हैं उनके सांसद शामिल नहीं होंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कुल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से कुल 92 सांसदों के निलंबन का ये विरोध जताया जा रहा है और इसी विरोध के चलते ये बड़ी खबर आ रही है कि संसद की कार्यवाही का बहिष्कार किया जाएगा। इंडी गठबंधन ये बहिष्कार करने का काम करेगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, कल से कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि 92 सांसदों का निलंबन कर दिया गया है राज्यसभा और लोकसभा से, और इसका विरोध इंडी गठबंधन की तरफ से दर्ज कराया जाएगा, कार्यवाही में शामिल न होकर इसका बहिष्कार कर। एक और अहम खबर की बात करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, लगातार वो एक से एक फैसले ले रहे हैं और एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उनका एक्शन देखने को मिला। अचानक से भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंच गए मुख्यमंत्री और अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया। इतना ही नहीं, जायजा लेने के साथ ही डॉक्टर से बात की, यहां की व्यवस्थाओं के बारे में एक बार और जानकारी ली, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर जो मरीज के परिजन जो थे उनसे भी उन्होंने बात की है और उनसे भी यहां पर जो लोग अपनी समस्या बताना चाह रहे थे उनसे भी बात की है और समस्याओं को बहुत शांतिपूर्ण और धैर्य से उन्होंने समझा भी है। और जो बाकी लोग यहां पर मौजूद थे, चाहे वो डॉक्टर्स हो या दूसरा स्टाफ हो, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, कहाँ कमी है, उन सबको दुरुस्त करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। डॉक्टर मोहन यादव हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, निरीक्षण किया सर, किस तरह की क्या? देखिए, शासन के सभी विभागों को ठीक से काम करने के लिए स्वाभाविक रूप से हमारी निगाहदस्ती जरूरी है। उसी रूटीन दौरे में मैं अपने पास थोड़ा समय स्पेयर करके अपने विभागों को लगातार एक तरह से खास करके उनकी संवेदनाओं के साथ जो जवाबदारी है उसको ठीक से निर्वहन करे। आज हॉस्पिटल के दौरे पे आया हूँ। उम्मीद करता हूं कि ये जनता जो लाभ ले रही है उससे वो लाभान्वित भी होगी और कुछ कमियां होगी तो उसको दूर भी करेगी। दिशा निर्देश भी दिए हैं। निश्चित रूप से अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन देना और काम में अगर ढिलाई बरतेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। कुछ कमियां मिली तो जो जरूरी जैसा हो सकता है वो सब करेंगे। विभाग के अंदर दौरे करने का मतलब ये है कि हम अपनी निगाह से अगर लाएंगे तो उसका लाभ तो मिलना ही है। एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम साहब। एक्शन में नहीं, अपने लोगों के लिए तो जरूरी है। जो जवाबदारी है, कोई भी हमको अगर जवाबदारी मिले तो 24 घंटे हमको अपना काम करना, उसी का हिस्सा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज डॉक्टर मोहन यादव जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। बढ़ते आगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं अचानक हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया। अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल से। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई थी। दरअसल विधायक दल की बैठक नहीं थी, कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया था नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा, और एक डिनर और साथ ही साथ रणनीति चर्चा उनके द्वारा की गई। विधायकों के साथ उमंग सिंघार ने चर्चा भी की, डिनर भी हुआ है, सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी बनी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले बैठक हुई, बातचीत हुई नेताओं के बीच और विचार विमर्श हुआ, कैसे सरकार को घेरना है, ये बातें हुई, और उसके बाद फिर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए डिनर के लिए विधायक। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक खत्म हो गई और विधायक दल की बैठक में क्या कुछ निर्णय हुए, क्या कुछ रणनीति बनी, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बैठक भी हुई, किस तरह की रणनीति बनी, सदन के साथ सड़क पर भी घेरने की तैयारी?
ज़रूर, जैसा हमने पहले भी कहा है कि सदन में हमको नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक नए हमको नेता मिले हैं उमंग सिंघार जी के रूप में। वो कर्मठ कांग्रेसी हैं, निष्ठावान कांग्रेसी हैं, और उनके साथ साथ उप नेता के रूप में हेमंत कटारे जी भी हैं। और सड़क पर तो जैसा हम चर्चा कर ही रहे हैं, जीतू पटवारी जी जो पीसीसी अध्यक्ष बने हैं, एक युवा कर्मठ साथी हैं। उन्होंने लगातार संघर्ष किया है कांग्रेस के लिए, जनता के लिए। तो सब लोग मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस का हर एक विधायक इन सबके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। लेकिन संघर्ष बड़ा है, चुनौती बड़ी है, लेकिन उसका हम सामना करेंगे। और विशेषकर जनता के बीच जाकर जनता की आवाज बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। 2024 में कुछ परिणाम कुछ अलग नजर आएंगे इस बार? 2024 के लिए सबसे पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जो 29 लोकसभाएं हैं उनमें जाकर समीक्षा करें। जिन जिन लोकसभाओं में कम विधायक हैं वहां पर हम कैसे रणनीति बनाएंगे। समय कम रह गया है, सिर्फ 3-4 महीने का समय है। लेकिन हम एक बात जरूर उसके पहले करेंगे कि आखिर जनता को उम्मीद थी कि अगर सरकार भाजपा की बनी है तो जो उनके वादे थे, संकल्प थे, गेहूं खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी, लाडली बहना पहुंचेगी 3000 रुपए तक, रसोई गैस की टंकी मिलेगी 450 रुपए में। लेकिन जब सीएम साहब ने पहला हस्ताक्षर किया आदेश पर तो उसमें ये कोई बिंदु नहीं थे। बिंदु क्या थे उसमें? अंडा कहाँ बिकना चाहिए, कहाँ नहीं बिकना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, धार्मिक स्थलों पे कितने वॉल्यूम पर भजन बज सकता है, उस पर इनको चिंता हो रही है। जबकि आज प्रदेश का युवा चाहता है कि सरकार कोई भी हो वो बात करे रोजगार के बारे में, सरकारी नौकरियों के बारे में। इस पर कोई बात नहीं, कोई आदेश अब तक नहीं। तो हम ये सब प्रश्न उठाएंगे विधानसभा के अंदर। तो ये पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कांग्रेस जो है वो सदन में नहीं सड़कों पर करेगी। और युवा नेतृत्व इस बार मध्य प्रदेश को मिला है, उसका असर भी 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर कल साय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने वाला है। नए मंत्रियों को शपथ इंडोर स्टेडियम में दिलाई जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यपाल कल नए मंत्रियों को शपथ दिलाने वाले हैं। तो कल छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसमें करीब 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने भी आई है। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। दिल्ली में मंत्रिमंडल पर मंथन हुआ, जिसके बाद संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में 12 नाम हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर संभाग से आने वाले सामान्य वर्ग का चेहरा, 8वीं बार विधायक बने हैं, रायपुर दक्षिण से विधायक बने हैं। अजय चंद्राकर संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा जो कि रायपुर संभाग से आते हैं। कुरूद विधानसभा से ये विधायक हैं। पुरंदर मिश्रा संभावित मंत्रियों में रायपुर संभाग से आने वाले सामान्य वर्ग का चेहरा, रायपुर उत्तर से विधायक हैं और पहले ओडिया विधायक बने। ओपी चौधरी संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा, बिलासपुर संभाग से आने वाले नेता। 23 साल की उम्र में आईएएस बने थे ओपी चौधरी। आईएएस के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए और रायगढ़ से विधायक हैं। धर्मलाल कौशिक संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा, बिलासपुर संभाग से आने वाले नेता, बिल्हा से विधायक हैं। पूर्व अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस के सियाराम कौशिक को इन्होंने हराया। केदार कश्यप संभावित मंत्रियों में आदिवासी चेहरा हैं, बस्तर संभाग से आने वाले नेता, नारायणपुर से विधायक हैं। तीनों कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे, नारायणपुर से विधायक हैं। लता उसेंडी बस्तर संभाग से आने वाले आदिवासी महिला चेहरा, कोंडागांव से जीत कर आई हैं। कांग्रेस के मोहन मरकाम को इन्होंने 18,572 वोटों से हराया। राम विचार नेताम सरगुजा संभाग से आने वाले आदिवासी एसटी चेहरा, रामानुजगंज से चुनाव जीते। इन्होंने अजय तिर्की को हराया।
गोमती साय, संभावित मंत्री में सरगुजा संभाग से आने वाली आदिवासी महिला एसटी चेहरा, पथलगांव से चुनाव जीती और राम पुकार सिंह को हराया। डोमन लाल कोरसेवाड़ा। संभावित लिस्ट के आधार पर बात करें तो बीजेपी हर संभाग से 1, 2 या 3 विधायकों को मंत्री बना सकती है, लेकिन असली तस्वीर तो मंत्रिमंडल के गठन और शपथ के बाद ही साफ होगी। रिपोर्ट न्यूज़ 18। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद लगातार बवाल है। चिट्ठीबाजी से लेकर दिल्ली तक की दौड़, नोटिस से लेकर निलंबन, निष्कासन से लेकर इस्तीफे तक का दौर। हालांकि पार्टी तमाम बातों को नियमित प्रक्रिया बता रही है। छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस में सीनियर नेताओं पर आरोपों और इस्तीफों का दौर जारी है। कांग्रेस के एक और पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने पद से इस्तीफा दिया। साहू पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। इससे पहले पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा ने भी इस्तीफा दिया था। हालांकि समझाइश के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। चुन्नीलाल साहू ने इस्तीफे में लिखा है, बीते 4 सालों में पार्टी ने उपाध्यक्ष के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैंने निभाने की कोशिश की। 2023 के विधानसभा चुनाव में मेरे प्रभार जिले बिलासपुर ग्रामीण के मस्तूरी और कोटा, गृह जिले जांजगीर और रायगढ़ लोकसभा प्रभार क्षेत्र की 4 सीटों पर काम किया। यहाँ विधानसभा में नतीजे पार्टी के पक्ष में रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार से मैं व्यथित हूँ, जिसके कारण मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे 4 साल पहले से जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पे। मैंने विभिन्न अपने दायित्वों का निर्वहन किया, अलग अलग क्षेत्रों में मुझे जिम्मेदारी भी दी गई और जहां अभी विधानसभा चुनाव 2023 के छत्तीसगढ़ में हुए, उसमें मुझे ड्यूटी भी लगाई गई। लोकसभा रायगढ़ में 4 विधानसभा थे, वहां पे 4 विधानसभा में 3 विधानसभा में रिजल्ट भी आया अच्छा। जिस जिले में मैं रहता हूँ, यहाँ भी बिलासपुर का मैं प्रभारी में था, वहाँ भी कोटा और मस्तूरी जैसे में सफलता भी मिली। लेकिन इस प्रकार से करारी हार जो मिली छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में जो हम लोग थे, तो मैं वाकई व्यथित हूँ और मुझे मन दुख हुआ उसमें, तो मैं अपने पद से त्याग दिया, अपने आप को इस पद से अलग कर। वहीं इस्तीफों और पूर्व विधायकों की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये कुछ लोगों की अवसरवादिता है। जब चुनाव पार्टी में चुनाव के परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं या अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं आते हैं, तो कुछ लोग व्यथित भी होते हैं, कुछ चिंतित भी होते हैं और कुछ लोग अवसरवादिता भी खोजते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही सामान्य विषय है, लेकिन पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो भी बात कहना पार्टी फोरम में कहें। यदि आप मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक रूप से कोई बात कहते हैं या पार्टी के फोरम के बाहर कोई बात कहते हैं, निश्चित रूप से अनुशासनहीनता होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव में 22 विधायकों के टिकट काटे गए। उनमें से ज्यादातर ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक चिट्ठी लेकर पहुंचे। वहीं पूर्व मंत्री भी लगातार बयान दे रहे हैं। बृहस्पति सिंह तो एक के बाद एक आक्रोश बम फोड़ रहे हैं। बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। हार के बाद मचे हाहाकार के बाद अब देखना होगा कि पार्टी किस तरह से निपटती है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और सुकमा से खबर है, जहां पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त कर दिया है। नक्सलियों के कोर इलाके सलातोंग में ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में बस्तर फाइटर, डीआरजी और जिला बल के साथ ही कोबरा के जवानों ने संयुक्त रूप से यानी मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी आई है। दंतेवाड़ा की बात करें तो यहां पर पुलिस ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सभी भांसी क्षेत्र में 26 नवंबर को आगजनी की घटना में शामिल थे। इनके ऊपर यह आरोप है। पुलिस ने इनको जंगल में संदिग्ध रूप से देखा था। जवानों को देखकर ये भागने लगे और इसके बाद जवानों की तरफ से कार्रवाई की गई। घेराबंदी करके इनको पकड़ लिया गया। बीजापुर से भी एक नक्सली की गिरफ्तारी की गई है। जवानों ने नक्सली को जो गिरफ्तार किया है तो इलाकों में सर्चिंग अभियान को काफी तेज कर दिया है। नक्सलग्रस्त अभियान के तहत ग्राम हुर्रेपाल बेचापाल के जंगल में
कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे जो कि भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें फोर्स के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह गौतम और उनकी पत्नी योगेश देवी गौतम समेत 11 लोगों को कोर्ट ने गरीबों के नाम पर मिलने वाले गेहूं और राशन की कालाबाजारी करने के मामले में दोषी पाया है। कोर्ट ने पुरुष आरोपियों को 5-5 साल और महिला आरोपियों को 4-4 साल कारावास की सजा सुनाई है। साल 2002 में सरकारी बाजार उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष पद पर रहते हुए राजेंद्र सिंह गौतम, उनकी पत्नी योगेश देवी गौतम और अन्य आरोपियों ने मिलकर गरीबों के नाम पर मिलने वाले गेहूं, केरोसिन और अन्य राशन गरीबों को देने की बजाय बाजार में बेच दिया और कोर्ट ने लगभग 20 साल तक यह मुकदमा चलाया। इसमें 16 आरोपी बनाए गए थे और आज कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया गया है। पुरुषों को 5-5 साल की सजा और महिला दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र गौतम और उनकी पत्नी योगेश देवी गौतम समेत 11 लोगों को कोर्ट ने गरीबों के नाम पर मिलने वाले गेहूं और राशन की कालाबाजारी करने के मामले में दोषी पाया है। केवल जज साहब ने जजमेंट सुनाया, केवल जज साहब ने जजमेंट सुनाया। जी जी। अब फैसला पढ़ेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब देखेंगे। जी जी। और ये काम वकीलों के देखने का है। जी। हमारा जहाँ तक है कि इस फैसले को जो भी चुनौती माननीय न्यायालय में, ऊपर उच्च न्यायालय में दी जाएगी। जी जी। है ना। इस पर माननीय न्यायालय ने उनको दोषी पाते हुए प्रत्येक धाराओं में 4-4 वर्ष आरोपियों, जो पुरुष आरोपी है उनको 5 वर्ष की प्रत्येक धाराओं में और महिला अभियुक्त को 4-4 वर्ष की सजा सुनाई। कितने का? मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से शादी कर बसने वाली महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया है। फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का हवाला देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया। यह मामला राजस्थान के रहने वाली सीमा सोनी का है। सीमा ने नीमच के एक शख्स से शादी की और शादी के बाद मध्य प्रदेश में रहने लगी। इसी दौरान उनका प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयन हो गया, लेकिन उन्हें दूसरे राज्य की निवासी होने की वजह से ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिला और न ही उन्हें नौकरी मिल पाई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को आरक्षण से वंचित रखने के सरकार के नियमों को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। राज्य से बाहर के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं या शादी होके आते हैं, उनको SC, ST, OBC वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही उनकी जाति दोनों राज्यों में अधिसूचित हो। खुले में मांस, मछली, मुर्गा, मटन पर रोक लगाने के मुख्यमंत्री के आदेश को 5 दिन होने को आए, लेकिन दतिया में अब भी शहर के मुख्य मार्गों पर धड़ल्ले से खुले में मांस, मछली और ऐसी अन्य चीजें बेची जा रही हैं। दतिया जिला प्रशासन या नगर पालिका मुख्यमंत्री के आदेश के क्रियान्वयन के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इस तरह की कई दुकानें नगर पालिका के पास में ही मौजूद हैं। नगर पालिका के कर्णधार कह रहे हैं कि हम ऐसे विक्रेताओं पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नजर नहीं आ रहा है। सीएम साहब का जो कोल्हा नियंत्रण का आदेश है या मांस मछली का जो खुले में विक्रय का आदेश है, वो वास्तव में समाज के लिए स्वागत योग्य है और उन पर लेकिन दतिया में कार्रवाई नहीं हो पा रही। अभी सही कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, केवल एक हुई दतिया में और अभी भी खुलेआम मांस मीट मछली विक्रय है। तो क्या कार्रवाई जल्दी उस पर आज हम उसमें अनाउंसमेंट कराएंगे और कल से पंजीयन की कार्रवाई करा देंगे इसकी शुरू। छतरपुर में दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में शामिल पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात कोतवाली थाना इलाके के 4 लाइन के इलाके की है, जहां पर ग्राम पंचायत पठापुर के पूर्व सरपंच कैलाश यादव अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी में ही अचानक से गोली चली और गोली पूर्व सरपंच के पेट में जा धंसी और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। सरपंच को घायल हालत में आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर घटना की जांच शुरू कर दी है। ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि छतरपुर के एक युवक जिसके पसली के नीचे गोली लगी है,
वो कल रात को झांसी रेफर हुआ था और जहाँ झांसी में उसका आज सुबह निधन हो गया। तो इस पे सूचना पे वापस बॉडी यहाँ लाके 0 पे मर्ग कायम करके और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सिवनी के छपारा स्थित एमपीईबी के एई कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और छपारा एई शैलेंद्र नाथ सलाम को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि एई कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से ये रिश्वत ली जा रही थी, इसीलिए लोकायुक्त टीम ने सह आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर मयंक साहू को भी गिरफ्तार किया है। एई ने पेटी ठेकेदार कलीम खान से रिश्वत की मांग की थी और बिना रिश्वत लिए एई विद्युत लाइन को शुरू नहीं कर रहा था। ठेकेदार ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त जबलपुर में की थी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दुर्ग से बड़ी खबर बता रहे हैं और वो हो ही गया जिसके बारे में पहले से अंदेशा जता दिया गया था, लेकिन कुछ बातें ऐसी सामने आ रही थी कि केवल चुपके बात कही जा रही थी। लेकिन अब देखिए दुर्ग से बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ईवीएम पर। हालांकि इसके बीच में पहले भी सवाल उठाए जाते रहे और एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। शिकस्त जो हुई है चुनाव में उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी कर डाली गई है और ईवीएम पर अविश्वास बढ़ा है, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। अविश्वास जता रहे हैं। जीते हैं, हालांकि वो अपने क्षेत्र से वे जीते हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईवीएम पर वे सवाल उठा रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम पर अब अविश्वास बढ़ गया है। चलिए बात करेंगे बैतूल की, जहां पर सहरा गांव में भोंडाई आयोजित किया गया। इस आयोजन में लोग कांटों की सेज पर लौटते हैं। रज्जड़ समुदाय की यह खास परंपरा कही जाती है, जहां पर बेर और बबूल के नुकीले कांटों पर लेटकर खुद को यातना दी जाती है। रज्जड़ समुदाय के लोग खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। कांटों की सेज पर लौटने के पीछे सदियों से चली आ रही किंवदंती है, जहां पर खुद को यातना देने के लिए लोग कांटों पर लौटते हैं। सहरा गांव में यह आयोजन हर साल होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।